बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्यारे बहनों, भाइयों और डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और उससे आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ और आप लोगों की रिस्पांस की वजह से मुझ में मोटिवेशंस आ रही है और मैं इस्लामिया बुक एजेंसी के लिए ये फर्स्ट ईयर न्यू नोट्स भी लिख चुका हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह 8-10-20 दिन बाद वो आएंगे, मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो आप स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करें, तो मैं आज आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करूँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट में पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में कंप्लीट एक रो या एक कॉलम ज़ीरो आएगा और फिर हम उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है 0 0 3 4, ये मैंने 2x2 में एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। इसी तरह मैंने 3x3 में एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। मैं लिखना चाहता हूँ A B C D E F G H I, ये 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स में अगर एक रो या एक कॉलम कंप्लीट ज़ीरो आ जाए, मतलब सपोज़ ये पहला रो कंप्लीट ज़ीरो हो जाए, ये रो कंप्लीट हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो फिर अगर मैं इस डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन करूँगा तो ये डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसी स्क्वायर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कंप्लीट एक रो, कोई भी रो, या फर्स्ट रो हो, सेकंड रो हो, थर्ड रो हो, या फर्स्ट कॉलम हो, सेकंड कॉलम हो, या थर्ड कॉलम हो, वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। कंप्लीट एक रो या कंप्लीट एक कॉलम ज़ीरो होगा, तो फिर पूरा डिटरमिनेंट अगर उसकी हम एक्सपेंशन करेंगे तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 इस तरह है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने 2x2 में लिया A B C D, ठीक है, और इसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँगा। इसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया A B C D। तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगर मैं इसी मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा और इसी A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। मतलब ट्रांसपोज लेने से डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आप लोग डिटरमिनेंट लोगे और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप लोग पहले ट्रांसपोज लोगे और ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा उसका डिटरमिनेंट लोगे, तो फिर उसके डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। मतलब A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A डिटरमिनेंट। ट्रांसपोज लेने पर डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं इस तरह एग्जांपल लूँगा सिंपल 2x2 में। सपोज़ हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 3, सपोज़ मैंने 5 लिखा, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स A है। इसी मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट लेना चाहता हूँ। इसी मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट लिया तो ये बन जाएगा 15 - 6, तो इसका A डिटरमिनेंट बन जाएगा 9। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा, सपोज़ मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, तो इसका ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में चेंज करो तो ये हो जाएगा 3 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो तो ये हो जाएगा 3 5। अब अगर मैं तो A डिटरमिनेंट हमारे पास हो जाएगा वही 9। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं होगा। मतलब उसका आंसर हमेशा सेम आए। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 इस तरह है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज़ हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 7, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसमें मैं रो को एक रो को दूसरे रो के साथ चेंज करूँगा, तो फिर अगर मैं उसका डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा तो फिर हमारे पास इसका डिटरमिनेंट होगा -A डिटरमिनेंट। मतलब एक रो को मैंने दूसरे रो के साथ चेंज किया या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ चेंज किया,
तो फिर उसका अगर मैं डिटरमिनेंट लूँगा तो आफ्टर इंटरचेंजिंग ये इक्वल होगा -a का। मतलब सपोज़ ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट लेना चाहता हूँ तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? इसका डिटरमिनेंट होगा 7 - 6 1, इसका डिटरमिनेंट आएगा 1। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करूं, मतलब यही ए मैट्रिक्स है 1 2 3 7, मैंने R1 को इंटरचेंज किया R2 के साथ। मैं 2 क्रॉस 2 में इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ आप लोग इजीली अंडरस्टैंड सकते हैं, इजीली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं 2 क्रॉस 2 में एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी आप लोग 3 क्रॉस 3 में ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं 2 क्रॉस 2 में ये ले रहा हूँ, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं इंटरचेंजिंग जब मैं करूँगा तो इंटरचेंजिंग इस तरह करूँगा, 3 7 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। मैंने R1 को इंटरचेंज किया R2 के साथ। अब इसका डिटरमिनेंट लो, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? 3 7 1 2, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 6 - 7, तो यहाँ पे आ जाता है -1 और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाता है। तो अगर मैं लिख दूंगा -a डिटरमिनेंट तो ये हो जाएगा फिर +1, तो ये इक्वल आएंगे। तो एक बार इंटरचेंजिंग पर एक दफ़ा माइनस लिखना है, 2 बार इंटरचेंजिंग पर आप लोग 2 माइनसेस लिख दोगे तो दोबारा पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ A B C D E F G H I। तो मैं सपोज़ इंटरचेंज करना चाहता हूँ R2 को R3 के साथ, तो मैं फिर यहाँ पे एक माइनस लगा दूंगा A B C G H I D E F। और अगर मैं दोबारा इंटरचेंजिंग करना चाहता हूँ R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 माइनस लगा दूंगा, एक माइनस पहले से है और एक ये होगा, तो फिर ये हो जाएगा G H I A B C और D E F। तो फिर यहाँ पे 2 माइनसेस लगाने पड़ेंगे। ये थी प्रॉपर्टीज़ नंबर 3। प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 में हम सिंपली ये कहते हैं कि अगर आप लोग एक रो दूसरे रो के साथ चेंज करोगे तो फिर यहाँ पे आप लोगों को माइनस लगाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 थी। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम आएंगे या आइडेंटिकल होंगे तो फिर उसका अगर हम डिटरमिनेंट लेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिया, इस ये डिटरमिनेंट में हमारे पास 2 रोज सेम है, R1 इज इक्वल टू R3। तो फिर अगर मैं इसी मैट्रिक्स का या इसी डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट लूँगा तो ये हमेशा इक्वल टू 0 होगा, ये हमेशा इक्वल टू 0 होगा। तो ये बात याद रखना है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रोज या 2 कॉलम सेम होंगे तो फिर अगर उसका हम डिटरमिनेंट लेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसकी अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो ये हमेशा इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह अगर मैं इस तरह लिख दूँ 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6, तो इसका डिटरमिनेंट भी हमारे पास 0 हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 इस तरह है कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकता हूँ डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट में मैं एक रो से और एक कॉलम से कॉमन भी ले सकता हूँ अगर उसमें कॉमन हो। मतलब सपोज़ मैं लिखना चाहता हूँ इस तरह 2 4 6 3 9 2 और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ 3 6 9। ठीक है, ये मैंने डिटरमिनेंट फाइंड किया। तो इस डिटरमिनेंट में आप लोग रो 1 को देख सकते हैं। रो 1 में क्या कॉमन है? रो 1 में हमारे पास 2 कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 3 9 2 और 3 6 9। मतलब हम सिंगल एक रो से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रो 3 को भी देख सकते हैं। रो 3 में क्या कॉमन है? रो 3 में हमारे पास 3 कॉमन है, तो मैं रो 3 से 3 कॉमन ले सकता हूँ 1 2 3
3 9 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। तो अब ये इक्वल टू 0 भी मैं ले सकता हूँ। किस तरह? क्योंकि इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, ये आइडेंटिकल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट में आप लोग एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाइड करना है तो वो स्केलर नंबर जो है ये सिर्फ आप लोग एक रो या एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करोगे। मतलब सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ABCDEFGHI, ये हमारे पास मैट्रिक्स A है। इसके साथ मैं एक स्केलर मल्टीप्लाइड करना चाहता हूँ, स्केलर में एक नंबर। तो ये नंबर जो है इसके साथ मैं एक स्केलर मल्टीप्लाइड करना चाहता हूँ। ये स्केलर जो है इसको ओनली वन रो के साथ या ओनली वन कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाइड करूँगा। इस तरह नहीं कि आप लोग ये स्केलर सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड करोगे। ओनली ये के जो है ये ओनली वन रो के साथ या ओनली वन कॉलम के साथ आप लोग मल्टीप्लाइड करोगे, ठीक है। सब के साथ मल्टीप्लाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बात की कि जिस तरह आप लोग एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, तो इस तरह यहाँ आप लोग एक रो और कॉलम के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। तो तकरीबन ये 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप